नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन तीन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें पहली खबर दिल्ली से होगी। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं और इस पर उन्होंने क्या कुछ फैसले लिए ये आपको हम विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर होगी एमपी से, जहां पर 24-25 फरवरी को प्रदेश के डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले, बड़ा ऐलान किया गया। इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, ऐलान क्यों किया गया है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं। और तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से, विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ की सरकार ने निगरानी शुरू कर दी है। सरकार ऐसे एनजीओ के खिलाफ अब एक्शन लेने जा रही है जो एक तरफ तो विदेशों से मोटी फंडिंग लेते हैं और दूसरी तरफ गैर कानूनी काम को भी अंजाम देते हैं। और ये गैर कानूनी काम जो है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत जोर शोर से हो रहा है। इस पर भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो पहली खबर है कि एक्शन में रेखा सरकार। जी हां, दिल्ली से खबर है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई है। उन्होंने आतिशी सरकार के कार्यकाल में प्रतिनियुक्त अधिकारी और कर्मचारी दोनों को हटा दिया है। पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया। गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया और इसके तुरंत बाद शाम को कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई। बहुत त्वरित अंदाज में, फास्ट अंदाज में उन्होंने एक एक एक्शन लिया है। बैठक में दिल्ली सरकार ने दो बड़े फैसले लिए। इस कैबिनेट ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने पर सहमति जताई। वहीं दूसरा ये रहा अहम फैसला कि कैग की 14 रिपोर्ट को अब सदन में रखा जाएगा। आपको जानकारी ये भी दे दें कि जल्द ही विधानसभा का सत्र होगा और 24 से लेकर 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र होना है। और कल जो कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई इसमें कई अहम फैसले हुए, जिसमें दो फैसले बेहद महत्वपूर्ण रहे। तो गुरुवार को कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में मिली है। इसके अलावा कैग की 14 रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। तो सीएम ने बड़ा फेरबदल भी कर दिया। ये फेरबदल क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो उन अधिकारियों को मूल विभाग में भेजा गया है जिन्हें पहले की सरकार ने कहीं नियुक्त किया हुआ था और इन तमाम अधिकारियों को तुरंत अपने मूल विभाग में लौटने को और वहां से रिपोर्ट करने को कहा गया है। आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, और इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सरकार एक्शन मोड में दिखाई देती है, 4 घंटे में विभागों का बंटवारा हुआ पहले मंत्रियों को, उसके बाद शाम को ही एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में 2 अहम फैसले। जी देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता जी ने जो 2 बड़े फैसले लिए हैं, ये निश्चित रूप से उनकी पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप है। आयुष्मान घोषणा को लेकर के जो उन्होंने 5 लाख का टॉप अप करके 10 लाख दिया है, ये भी चुनावी घोषणा थी और इस हिसाब से कमिटमेंट पूरा करने की ओर अपना मंतव्य दिखाया है। लेकिन साथ ही साथ तो उन्होंने ये बात जो कही कि किसी को सवाल उठाने का अधिकार नहीं और दिल्ली हम चलाएंगे, ये अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी विधानसभा हो
या कोई संसद हो, वहाँ जो अपोजिशन है, अपोजिशन इसलिए होता ही है कि वो सवाल उठाए। और दिल्ली की सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती, जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी होती है। दिल्ली सबके लिए जिम्मेदार है, इसलिए सवाल भी उठाए जाएंगे और सवालों का जवाब भी देना होगा। पिछली सरकारों से सवाल बीजेपी क्या नहीं उठाया करती थी, या पिछली सरकार के अपोजिशन क्या सवाल नहीं उठाते थे? तो सवाल तब भी उठाए जाते थे, और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सवाल उठाए गए थे। तो सवाल आगे भी उठाए जाएंगे, और ये बोलना कि सवाल उठाने का उनका हक नहीं है, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक लगता है। सर, एक और अहम जो फैसला रहा है वो ये रहा कि जो पूर्व सरकार के अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्त किया जाएगा, उन्हें अपने मूल विभाग में लौटने को कहा गया। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार प्रशासनिक फेरबदल तो करती है, और मूल विभाग से हटा के कहीं दूसरी जगह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति क्या आगे नहीं होगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये अब नई सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक प्रशासनिक फैसला लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी, बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले हुए, लेकिन एक फैसला जो नहीं लिया गया उसको लेकर आम आदमी पार्टी भी सरकार पर निशाना साध रही। वो फैसला है महिलाओं से जुड़ा हुआ। बीजेपी की सरकार ने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 2500 रुपए जो महिलाओं को दिए जाने हैं, इसको लेकर भी घोषणा हो सकती है, लेकिन कैबिनेट में इसको लेकर कोई फैसला अब तक नहीं लिया गया है। और रुक कर लेते हैं आज की दूसरी खबर का। हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के डॉक्टर एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर आ गए हैं और आगामी 24-25 फरवरी को प्रदेश के करीब 15,000 डॉक्टर्स ने सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमें 7वां वेतनमान और कई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसलिए विवश होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर्स ने प्रशासनिक अधिकारियों हस्तक्षेप को लेकर भी चिंता व्यक्त की। मांग ये है कि लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में प्रशासनिक दखल को समाप्त किया जाए। बता दें कि डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मरीजों को काफी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ओपीडी भी प्रभावित होंगे। तो डॉक्टर्स की हड़ताल है। 24-25 फरवरी को सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर। प्रशासनिक दखल अंदाजी को रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी दखल ना दे। इसके अलावा कुछ और भी अहम मांगे जिसको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश वासियों के लिए खबर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि डॉक्टर धरती के भगवान, और अगर सेवाएं ठप होंगी तो मरीजों को जाहिर तौर पर परेशान होना पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली हैं। प्रदेश भर के डॉक्टर जो है वो हड़ताल करेंगे। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि आज से ही हड़ताल का आह्वान कर दिया गया है और आज एक तरफ तो सांकेतिक तौर पर दवाएं भी जलाई जाएंगी क्योंकि डॉक्टर्स का ये भी आरोप है कि कुछ ऐसी दवाएं वहां पर सप्लाई की जा रही हैं जो अमानक है और ऐसी दवाइयों को जलाकर वो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान हो चुका है। 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी डॉक्टर, तमाम चिकित्सक हड़ताल पर होंगे और इस हड़ताल को कई संगठन का समर्थन भी मिला है। ऐसे में आपको चिकित्सा सेवाएं जो हैं वो प्रभावित नजर आ सकती हैं आगामी दिनों में, यानी कि 24-25 फरवरी को जब सामूहिक हड़ताल होगी तो ऐसे में ओपीडी प्रभावित होंगे, मरीजों को परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि ये संभव है कि इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित ना हो, लेकिन जो अमूमन मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं उन्हें परेशान होना पड़ सकता है, उन्हें दिक्कतों का सामना आगामी दिनों में करना पड़ सकता है। जो डॉक्टर्स की मांगे हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। 7वें वेतनमान का जो लाभ है वो उन्हें पूरा दिया जाए, ये उनकी मांग है। वो ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में जब इस फैसले को मुहर मिल चुकी है, इस पर मुहर लग चुकी, तब उन्हें 7वां वेतनमान क्यों नहीं मिल रहा, ये उनके आरोप है, ये उनकी मांगे हैं। प्रशासनिक दखल अंदाजी को पूरी तरह से बंद किया जाए, ये भी डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं और यही वजह है कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे और एक बार फिर से डॉक्टर आंदोलन का सहारा लेंगे। तो मध्य प्रदेश में लगातार पहले भी हमने देखी है डॉक्टर हड़ताल करते रहे, समय समय पर अपनी मांगों को प्रशासन से, सरकार से मंगवाने के लिए मांगों को पूरी किया जाए, इसलिए वो सड़कों पर पहले भी उतरे और अब एक बार फिर से आंदोलन का सहारा लेते हुए मध्य प्रदेश के डॉक्टर अपनी मांगे पूरी करवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो सेवाएं प्रभावित होंगी और कई तरह की सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होंगी। एक बार फिर से आपको हम जानकारी दे दें, 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश में तमाम डॉक्टर सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। ये अहम
खबर मध्य प्रदेश से है और ऐसे में मध्य प्रदेश की आम जनता को, वहां के नागरिकों को परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी तो मरीज परेशान होंगे जाहिर तौर पर। और हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य सीधे जुड़ गए हमारे साथ राजधानी भोपाल से। अंकुश, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं? देखिए, 7वें वेतनमान का पूरा लाभ दिए जाने की मुख्य मांग जो है ये डॉक्टरों की है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमीदिया हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टरों ने आंदोलन भी शुरू कर दिया है। आज से वो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स जो हमीदिया हॉस्पिटल के हैं, उनके अध्यक्ष राकेश मालवी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम मांगे हैं। सबसे बड़ी एक और मांग है कि प्रशासनिक दखल जो है स्वास्थ्य विभाग में, उसको वो नहीं चाहते हैं कि प्रशासनिक दखल हो। और हम बात करने की कोशिश करेंगे राकेश मालवी जी से। डॉक्टर साहब एक मिनट में एक इंस्ट्रक्शन दे दूं? हाँ, लाइव। अच्छा, लाइव। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किन मांगों को लेकर आप हड़ताल पर जाने वाले हैं और आज किस मुद्दे पर आप कर रहे हैं? देखिए, ये जो आज हमने हमारे आंदोलन में एक विषय को शामिल किया है, वो है अमानक दवाइयां। और अमानक दवाइयां हम इसलिए लेकर आए हैं कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। और जब ये अमानक दवाइयां पकड़ाई थी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में, तब हमारा ही एक संगठन था जिसने पुरजोर रूप से इसका विरोध किया था और आंदोलन के लिए बाध्य हुए थे हम। सरकार ने इसमें मात्र कुछ कंपनियों को कुछ समय के लिए ब्लैकलिस्ट किया है। हम ये चाहते हैं उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। ये दवाइयां आई कैसे, सरकारी अस्पतालों में सप्लाई कैसे हो गई ये दवाइयां, जहां की हजारों लाखों गरीब जनता यहां पर आती है? इसका मतलब यह है कि गरीबों की कोई चिंता नहीं है आपको। तो हम ये चाहते हैं उन मरीजों की, आम जनता की आवाज को भी हमने उठाया है, पहले भी उठाया था, आज भी उठाया है। और हम ये चाहते हैं उन सभी दवाई कंपनी निर्माताओं के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। सर, वो हड़ताल पे भी जाने वाले हैं, आपने जो ऐलान किया है संघ ने, क्या है वो, क्या कौन से? वो हमारे मुद्दे जो हैं वो एक्चुअल में, एक तो हम उच्च स्तरीय समिति बनाना चाहते हैं। हाई कोर्ट की कमेटी ने भी ये कहा है कि डॉक्टर्स की उच्च स्तरीय समिति बने और उस उच्च स्तरीय समिति बनने के बाद उनका एक निराकरण हो समय सीमा में। उन सभी विषयों को लेके हैं और कैबिनेट से दो साल से पारित विषय पड़े हुए हैं। डीएसीपी का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे। तमाम मुद्दे हैं। सर, 7वें वेतनमान का भी कोई मुद्दा है? 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की बिल्कुल, वो 2016 से है, जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासनिक दखल नहीं चाहते हैं? दखलंदाजी बिल्कुल नहीं चाहते। सारे चिकित्सीय पदों पर केवल चिकित्सक होना चाहिए, ये हमारा मानना है। ये सारी मांगे हैं डॉक्टर्स की। ये डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे राकेश मालवी, जो बता रहे हैं कि तमाम मांगों को लेकर जो हड़ताल है वो हड़ताल तय है। और अब आज जो मुद्दा उठाया वो अमानक दवाओं का है। वो चाहते हैं जिन कंपनियों ने भी अमानक दवाएं सप्लाई की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ब्लैकलिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये अहम मांगे रही, तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। अंकुश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, अपडेट के लिए खबर पर। तो देखिए, हड़ताल पर प्रदेश के डॉक्टर जाने वाले हैं और आपने मांगे भी सुनी, जो कि राकेश मालवीय जी बता रहे थे कि किस तरह से 7वें वेतन की मांग वो कर रहे हैं। 2016 से इस पर फैसला हुआ, लेकिन अब तक उन्हें इसके अनुसार वेतन नहीं मिलता है। और इसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं, जैसे कि अमानक दवाइयों की सप्लाई जो हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए, प्रशासनिक दखल अंदाजी को अस्पतालों में रोका जाए, इसे बंद किया जाए। ये भी डॉक्टर्स की अहम मांग है, जिसको लेकर वो हड़ताल करने वाले हैं। और आज काली पट्टी बांधकर हमीदिया में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन भी किया है। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो है आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू होगी। रुक करते हैं हमारी तीसरी खबर का। आज की तीसरी खबर है विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण। खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों से धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आई हैं, जिसके बाद प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को राज्य में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ की जांच करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जहां पे विदेशों से अगर फंडिंग हो रही है तो वो एनजीओ धर्मांतरण में इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं जो विदेशी सहायता का इस्तेमाल है वो धर्मांतरण समेत अवैध गतिविधियों में तो नहीं हो रहा है। ये शक है सीएम को, इसलिए सरकार सख्त भी हुई है। सरकार अब ऐसे एनजीओ के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है जो एक तरफ से विदेशों से मोटी फंडिंग लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, और दूसरी तरफ से गैर कानूनी कामों में भी वो शामिल है। विदेशी फंडिंग मामले में सीएम साय ने कहा कि कई एनजीओ को हेल्थ एजुकेशन के नाम से विदेशों से सहयोग मिलता है, लेकिन इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण जैसे मामलों में किया जा रहा है। इन सभी विषयों पर जांच होगी और साथ ही तय किया जाएगा कि जिस मकसद से विदेशों से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल हो।
और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अमित जी, एनजीओस की जांच होगी अब, क्योंकि संदिग्ध बताए जा रहे कुछ एनजीओस, क्या सरकार की मंशा है, किस संदेह के आधार पर ये कहा जाए, क्योंकि एनजीओ तो लोगों के लिए सहायता का काम करे, लेकिन एनजीओ, विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण, क्या कनेक्शन तीनों का? देखिए, मंशा बड़ी साफ है। विष्णुदेव साय सरकार ने जब से काम शुरू किया है, पहला एजेंडा है छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और इसको लेकर के पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, बड़े बड़े शो करते हैं यहाँ पर और अंधविश्वास फैला करके लोगों को लोभ लालच दे करके उनका कन्वर्सन कराते हैं। तो ऐसे शोज को हमने रद्द किया है और अब ऐसे एनजीओस पर नजर है जिनको बड़े ही अलग तरीके से फॉरेन की फंडिंग आ रही है और उसका पैसे का इस्तेमाल जो है वो सामाजिक कार्य में न हो करके धर्मांतरण के कार्यों में हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, जो संस्कृति है, जो हमारा यहाँ आदिवासी वर्ग रहता है, उनकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय स्टेट है और यहाँ पर बाहर के लोग या बाहर का कोई पैसा आकर के अशांति न फैलाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसको हम सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई चिमनानी साहब आगे हो सकती है, जो अगर एनजीओ इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जिन एनजीओ में ये जानकारी मिलती है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में हुआ है, क्या कार्रवाई होगी उन पर आगे? देखिए, जो जबरन धर्मांतरण होते हैं और जो इस प्रकार की गलत फंडिंग्स होती हैं, उसके लिए कानून ऑलरेडी बने हुए हैं और जो भी कानून संगत संविधान सम्मत कार्रवाइयां होती हैं वो आगे की जाएंगी। इसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन चिमनानी साहब, ये जो एनजीओ होंगे वो तो सिर्फ एक कड़ी हो सकते हैं ना, जो विदेशी फंडिंग मिल रही है, क्या लगता है आपको, क्या वहां से जो फंडिंग की जा रही है उन्हें पता है कि वो किस चीज के लिए पैसे भेज रहे हैं? क्या बाहरी लोगों का हाथ है, क्या विदेशी ताकतों का हाथ है धर्मांतरण कराने में? देखिए, हमेशा होता ही है। कभी भी यहाँ पर किसी भी स्टेट में अगर फंडिंग होती है तो बिना विदेशी ताकतों के नहीं होती है। और वो लोग जो फंड देते हैं उसमें कई बार वो इंटेंशनल फंड भी देते हैं कि आपको ये फंड हम इसी कारण से दे रहे हैं और उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करके देते हैं। अलग अलग प्रकार की किताबें आपको बांटनी होंगी, आपको गाँव में जाना होगा, इस प्रकार काम करना होगा, ऐसी भी बातें सामने आई हैं। तो ये फर्दर एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन इस चैन को तोड़ना हमारा काम है, उसको हम तोड़ेंगे। लेकिन अमित जी, हमने देखा था हाल फिलहाल में जो रायपुर से सटे हुए और दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण की खबरें आई थी, वहां पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वो लोग जो थे सक्षम थे, पैसों की कमी नहीं थी, साहू परिवार था, वहां पे पैसे की कोई कमी नहीं, पैसों का अभाव नहीं था। फिर वहां पे अगर एनजीओ से पैसे मिल भी रहे, फंडिंग का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, किस तरीके से फिर उन्हें बहकाया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? इस पर भी तो जांच करनी होगी ना, कि ब्रेन वॉश आखिर कैसे हो रहा है? इस पे अलग अलग एंगल होते हैं। एक तो फाइनेंशियल एंगल है जी। जैसे एनजीओ के जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, वो तो आर्थिक रूप से सशक्त होते ही हैं और उनको पैसे दिए ही जाते हैं कि आप पहले सशक्त हो जाइए और बाद में इस काम में लग जाइए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संपन्न बनाने के लिए इस उद्देश्य से बाकी लोगों का धर्म खराब करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग संपन्न विदेशी फंडिंग से खुद हो गए और बाद में इस काम में लगेंगे तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और तैयार रहेगी और कार्रवाई भी आगे होगी। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। तो सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है कि विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण की आशंका उन्होंने जताई है। संदिग्ध एनजीओ की अब जांच की जाएगी छत्तीसगढ़ में, और अगर ऐसे एनजीओ इन कामों में लिप्त पाए जाते हैं, गैर कानूनी कामों में किसी एनजीओ का हाथ जो है वो निकलकर सामने आता है, वो कहीं से भी लिप्त होते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी आगे। हाँ, कई एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम से विदेश से काफी सहयोग आता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उसमें कम खर्चा करके पैसा ज्यादा धर्मांतरण में लगाते हैं। उस विषय में हमने कही है कि ये सबकी जांच होनी चाहिए और जिस मकसद से विदेशों से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके साथ ही 3 खबर सबकी नजर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।